प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और हिंदी व्याकरण की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी व्याकरण के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक के जो नोट्स हैं वो एक साथ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको हिंदी व्याकरण के ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए बेस्ट हैं। और ये नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है 7297831166, इस नंबर से संपर्क करके ये नोट्स आप बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स जिसमें पद भेद है आपके, और संज्ञा है, और सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, और अवयव है, और उपसर्ग है आपके, और प्रत्यय है, और संधि, समास, लोकोक्ति और मुहावरे, यानी हिंदी व्याकरण के कंप्लीट नोट्स आपको एक साथ इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो हिंदी व्याकरण की जो बुक है वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। और हिंदी व्याकरण के जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं नोट्स में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको दे रखा है पद भेद। और पद भेद के अंदर आपके टॉपिक्स हैं जिसमें संज्ञा दे रखा है, सर्वनाम दे रखा है, विशेषण दे रखा है, क्रिया दे रखा है, और अवयव दे रखा है। तो इनके शानदार नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले संज्ञा जो टॉपिक है इसकी मुंह दिखाई हम करेंगे। तो संज्ञा जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा दे रखी है आपको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद में संज्ञा के भेद दे रखे हैं। तो संज्ञा है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके भी बहुत सारे रूप होते हैं, तो सभी रूपों के बारे में दिया गया है। उसके बाद में सेकंड आपको दे रखा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा दे रखी है, उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और जातिवाचक संज्ञा है वो निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है उसके भी बहुत सारे रूप यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर फैक्ट है उनको हमने हाईलाइट कर रखा है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम की परिभाषा आपको दे रखी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है वो आपको दे रखे हैं। सर्वनाम के भेद दे रखे हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, उसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद दे रखे हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है, और एक अन्य पुरुष है। उसके बाद में सेकंड आपको दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है वो आप देख सकते हैं। तीसरा है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। 4 नंबर है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण दे रखे हैं। 5 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और 6 नंबर है आपके निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपके सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द है उसमें 7 कारक होते हैं, जिसमें 7 कारक में कौन सा कारक नहीं होता है? संबोधन कारक नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम शब्द है उनमें 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक वो नहीं होता है। और सभी बच्चों को एक बार कमेंट बॉक्स में
जय माता दी या राधे राधे आपको जरूर लिखना है। उसके बाद में विशेषण दे रखा है, ये भी पद भेद का जो टॉपिक है। तो विशेषण की परिभाषा आपको दे रखी है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। इसके उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद में विशेष्य की परिभाषा दे रखी है और विशेषण के भेद दे रखे हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण दे रखे हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण, और इस परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी भेद होते हैं, 2 भेद हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद में तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण दे रखे हैं। और संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्या बोधक दे रखा है, और जिसमें निश्चित संख्या बोधक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो ये सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है उसके जो क्वेश्चंस है वो आपके मल्टीपल चॉइस में भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएंगे, अति लघुतरात्मक में भी आएंगे और लघुतरात्मक में भी आएंगे। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। यानी इसके अलावा एक भी क्वेश्चन है वो आपके हिंदी व्याकरण का नहीं बनेगा। जितने भी मैंने टॉपिक्स लिए हैं सारे टॉपिक्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सार्वनामिक विशेषण, जो 4 नंबर विशेषण है वो सार्वनामिक विशेषण है, इसकी परिभाषा अच्छे से याद करें, इसके एग्जाम्पल याद करें। और सार्वनामिक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है निश्चयवाचक और इसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, दूसरा है अनिश्चयवाचक और तीसरा है आपके प्रश्नवाचक। उसके बाद में 4 नंबर है संबंधवाचक, और उसके बाद में आपके पद भेद का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा याद करनी है आपको सबसे पहले, कि वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया के भेद, यानी जो क्रिया है वो निम्नलिखित 2 आधारों पर क्रिया का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। एक तो कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा, इसके उदाहरण, और अकर्मक क्रिया है वो भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो अकर्मक क्रिया उसके 2 भेद होते हैं, एक तो पूर्ण अकर्मक क्रिया, एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और उसके बाद में सेकंड है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा अच्छे से याद करें, इसके एग्जाम्पल याद करें। और सकर्मक क्रिया है उसके कितने उपभेद होते हैं, 3, जिसमें एक तो है आपके एक कर्मक क्रिया और प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर क्रिया के भेद। तो एक तो संयुक्त क्रिया है, और संयुक्त क्रिया के जो भेद है वो कितने होते हैं, 4, जिसमें मुख्य क्रिया दे रखा है, सहायक क्रिया दे रखा है, संयोजी क्रिया दे रखा है और रंजक क्रिया दे रखा है। और समापिका क्रिया दे रखी है, असमापिका क्रिया दे रखी है और प्रेरणार्थक क्रिया दे रखी है। और उसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया। और क्रिया के वाच्य, तो वाच्य है उसके कितने भेद होते हैं, 3, जिसमें कृतवाच्य दे रखा है। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि कृतवाच्य है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चे एक बार जय माता दी जरूर लिखेंगे। और माता रानी के आशीर्वाद से आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया। तो हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो सभी बच्चों को जय माता दी जरूर लिखना है। और माता रानी के आशीर्वाद से सभी बच्चों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो क्रमवाच्य दे रखा है, क्रमवाच्य की परिभाषा दे रखी है। और भाववाच्य दे रखा है, भाववाच्य की परिभाषा दे रखी है। उसके बाद में अवयव दे रखा है। तो अवयव की परिभाषा दे रखी है कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें हम अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं, 4। एक तो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है उसके भी कितने भेद होते हैं, 2। एक तो स्थिति सूचक और दूसरा दिशा सूचक। उसके बाद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने उपभेद होते हैं, 8, जिसमें प्रकार बोधक है, निश्चय बोधक है और अनिश्चय बोधक है, स्वीकृति बोधक है, कारण बोधक है और निषेध बोधक है और अवधारण बोधक है
और एक आपके प्रश्न बोधक है। उसके बाद में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दे रखा है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उसके भी 5 उपभेद होते हैं। एक तो अधिकता बोधक, एक न्यूनता बोधक, और एक पर्याप्त बोधक, और एक तुलना बोधक, और एक श्रेणी बोधक, और संबंध बोधक है। संबंध बोधक भी आपको दे रखा है, इसमें अच्छे से तैयार करना है संबंध बोधक। और उसके बाद में है समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा जो टॉपिक है उपसर्ग। अब देखिए हिंदी व्याकरण का ये सेकंड टॉपिक है उपसर्ग। तो यहाँ पर उपसर्ग आप देख सकते हैं। उपसर्ग की परिभाषा दे रखी है कि वे लघुतम शब्दांश या अवयव होते हैं जो शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। और यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं। और हिंदी में प्राय कितने प्रकार के उपसर्ग हैं वो प्रचलित है। तो ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं वो प्रचलित हैं, फेमस है। तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो तत्सम उपसर्ग है, और यहाँ पर देखिए अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द, अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो सारे आपको अच्छे से एक बार आपको पढ़ना जरूर है। और उसके बाद में देखिए दुस, दुर, निस, नि, परा, परी और पर और प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सेकंड है आपके तद्भव, यानी ये हिंदी का उपसर्ग है जिसमें अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द दे रखे हैं, अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और उसके बाद में अद उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तीसरा है आपके आगत, जिसमें अरबी फारसी से आए उपसर्ग। तो ये अरबी या फारसी वाले उपसर्ग दे रखे हैं। उसके बाद में देखिए प्रत्यय दे रखा है। तो प्रत्यय भी आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, या उसके अर्थ को पूरी तरह चेंजेस कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उसके उदाहरण दे रखे हैं। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो कृत प्रत्यय होता है, इसकी परिभाषा दे रखी है। और हिंदी में प्रयुक्त कृत प्रत्यय आपको दे रखे हैं, और संस्कृत के कृत प्रत्यय आप देख सकते हैं। और दूसरा है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय की परिभाषा आपको याद करनी है। और हिंदी में प्रयुक्त तदित प्रत्यय आपको दे रखा है। संस्कृत के जो तदित प्रत्यय हैं वो भी आपको दे रखे हैं, और ये आपके उर्दू के प्रत्यय दे रखे हैं। उसके बाद में देखिए हिंदी व्याकरण का थर्ड टॉपिक है आपके संधि। तो संधि कंप्लीट आप देख सकते हैं नोट्स में। संधि का अर्थ दे रखा है। संधि का अर्थ होता है आपस में मेल, और संधि की परिभाषा आप देख सकते हैं। और अगर आप संधि की ये वाली परिभाषा याद करना चाहते हैं तो ये याद कर सकते हैं, और अगर आप ये याद करना चाहें तो ये याद कर सकते हैं। और उसके बाद में संधि विच्छेद दे रखा है। संधि के प्रकार, तो संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि दे रखी है। तो स्वर संधि है 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के प्रकार दे रखे हैं। तो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि है और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। दूसरा गुण संधि है, गुण संधि के एग्जाम्पल दे रखे हैं, गुण संधि के उदाहरण दे रखे हैं। और तीसरा है वर्धी संधि, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और उसके बाद में यण संधि है, यण संधि के उदाहरण दे रखे हैं आपको। और अयादी संधि है, अयादी संधि के उदाहरण दे रखे हैं। सेकंड है आपके व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा, इसके उदाहरण और व्यंजन संधि के प्रमुख जो रूल हैं, नियम हैं, वो भी आपको दे रखे हैं। ये भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। विसर्ग संधि आपको दे रखी है। तो इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, ये भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद और संधि का नाम, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, यानी ये वाले जो शब्द हैं ये बार बार आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद में समास दे रखा है। तो समास वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समास का अर्थ दे रखा है कि शब्दों को पास पास बिठाना। समस्त पद है, उसकी परिभाषा दे रखी है। समास यानी विभक्तिहीन 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहा जाता है। इसके उदाहरण दे रखे हैं। समास के भेद, तो समास है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। एक तो अवयवी भाव समास है, एक तत्पुरुष समास है, एक कर्मधारय समास है, एक द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। और अवयवी भाव समास है, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। तत्पुरुष समास है, इसकी परिभाषा दे रखी है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर
जो तत्पुरुष हैं वो कंप्लीट आपको दे रखे हैं। और तीसरा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा और इसके उदाहरण दे रखे हैं। और 4 नंबर है द्विगु समास। तो जिस समास का एक पद क्या हो संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण दे रखे हैं। और द्वंद्व समास दे रखा है, द्वंद्व समास के उदाहरण दे रखे हैं। बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। परिभाषा क्या होती है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और उसके बाद में मुहावरे। तो जितने भी महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले और आगे एग्जाम में आने वाले हैं, ओके, वो सारे मुहावरे मैंने इंक्लूड किए हैं। इन सभी मुहावरों का अर्थ और साथ में वाक्य में प्रयोग आपको अच्छे से याद करना है। जितने भी मुहावरे मैंने इंक्लूड किए हैं, जितने भी मुहावरे मैंने नोट्स में इंक्लूड किए हैं, सारे मुहावरे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो इन सभी मुहावरों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर साथ साथ में इन नोट्स को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा, या तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस दे रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स के बारे में कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है 7297831166, इस नंबर से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद में लोकोक्तियाँ दे रखी हैं। तो लोकोक्तियाँ वाला जो टॉपिक है, यानी एग्जाम में जितनी भी लोकोक्ति आपके पूछी जाती है सारी लोकोक्ति आपके यहीं से आएंगी। और पहले जितने भी एग्जाम में पूछी गई हैं महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ वो भी इंक्लूड है इनमें। तो सारी आपको अच्छे से तैयार करनी है। और इन लोकोक्तियों का जो अर्थ है वो साथ में तैयार करना है। और साथ में वाक्य में जो प्रयोग है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो कंप्लीट जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं और साथ में इनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग ही आपको अच्छे से तैयार करना है। तो टोटल आपकी 37 लोकोक्तियाँ हैं, आपको अच्छे से तैयार करनी है। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।